फिल्म की शुरुआत एक तारीखी कहानी से होती है। बताया जाता है कि हजारों साल पहले इंसान और ट्रोल्स बड़े सुकून से एक साथ रहा करते थे। फिर नॉर्वे में किंग ओलाफ का दौर आया। उसने ट्रोल्स का जीना हराम कर दिया, उन्हें धूप की रोशनी में लाकर पत्थर बना दिया, उनके सरों में अपनी तलवार गाड़ दी और अफसोस कि उसने उनके छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा। अब सीन आज के दौर में आता है, जहां एक छोटी बच्ची नोरा अपने बाप से बड़े शौक से ये दास्तान सुन रही है। नोरा के वालिद को ये डरावनी कहानियां उसे नहीं सुनानी चाहिए थी, और तभी उसकी मां बीच में आ जाती है और नोरा को डांट कर सोने भेज देती है। कहानी अब 30 साल आगे चली जाती है। नोरा अब बड़ी हो चुकी है और एक पेलियोंटोलॉजिस्ट है, पुरानी हड्डियों और पत्थरों की माहिर है। वो नॉर्वे के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में अपने मरे हुए बाप के पुराने कैबिन में अकेली रहती है। एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। नोरा हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि उसका पुराना दोस्त एंड्रियास वहां खड़ा है। एंड्रियास बताता है कि वो अब प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर है। वो नोरा को अपने साथ वोर्क पावर स्टेशन चलने की दावत देता है ताकि उसे कुछ ऐसा दिखा सके जो उसे हिला कर रख देगा। पता चलता है कि इन दोनों ने पहले भी एक ट्रोल को पकड़ने के लिए साथ काम किया था, मगर वो मिशन नाकाम रहा और नोरा ने वो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए छोड़ दिया था। नोरा पहले तो जाने से साफ इनकार कर देती है, मगर जब एंड्रियास उसे यकीन दिलाता है कि इस बार मामला बिल्कुल अलग है तो वो मान जाती है। दोनों हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं और रास्ते में एंड्रियास नोरा से एक एनडीए सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन करवाता है। स्टेशन पहुंचते ही नोरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां अथॉरिटीज ने एक अजीमुशान ट्रोल, जिसका नाम योटन है, उसे कैद कर रखा है। ट्रोल की नब्ज थोड़ी थोड़ी चल रही है, जिसका मतलब है कि वो मरा नहीं बल्कि गहरी नींद हाइबरनेशन में है। इन लोगों ने चारों तरफ अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगाई हुई हैं ताकि अगर ट्रोल होश में आकर तबाही मचाने की कोशिश करे तो वो फौरन पत्थर बन जाए। वहां नोरा की मुलाकात एक साइंटिस्ट मेरियन से होती है। मेरियन को नोरा का आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो दबे लफ्जों में एंड्रियास से कहती है कि इस लड़की को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। एंड्रियास कहता है कि अगर ये प्रोजेक्ट बचाना है तो नोरा की जरूरत पड़ेगी। मेरियन फिर नोरा को टेस्ट रिजल्ट्स दिखाती है और बताती है कि यूटन का डीएनए दरख्त की छाल यानी बार्क से मिलता है। नोरा कहती है कि इसमें हैरत की क्या बात है, ट्रोल्स मिट्टी और पत्थर से बने होते हैं तो उनका डीएनए इंसानों के बजाय दरख्तों से मिलना नेचुरल है। मेरियन बताती है कि वो इस ट्रोल पर हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, मगर उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इसे बिना किसी नुकसान के जगाएं कैसे। तभी एंड्रियास नोरा की मुलाकात एक स्टाफ मेंबर सीक्रेट से करवाता है, जो एंड्रियास की बीवी है और उम्मीद से है। टीम बताती है कि उन्हें किंग ओलाफ के जमाने का एक पुराना कानून मिला है, जिसमें लिखा था कि ट्रोल्स को इस जमीन से निकाल दिया जाए। एंड्रियास को डर है कि पहाड़ों में और भी ट्रोल्स छुपे हुए हैं जो खतरा बन सकते हैं। उनका काम रुका हुआ है और उन्हें डर है कि गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट बंद कर देगी, इसीलिए वो नोरा की मदद चाहते हैं। नोरा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो थोड़ी देर के लिए बाथरूम जाने का बहाना करती है, मगर सच तो ये है कि वो चुपके से उस हॉल में निकल जाती है जहां योटन को रखा गया है और एक लिफ्ट पर चढ़कर उस अजीम मखलूक को करीब से देखने लगती है। नोरा लिफ्ट पर चढ़कर योटन के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। वो नरमी से उसके अजीमुशान चेहरे को छूती है, अपनी आंखें बंद करती है और वही लोरी गुनगुनाने लगती है जो बचपन में उसके वालिद ने उसे सिखाई थी। फिर होता है एक हैरानकुन वाकया। वो लोरी सुनकर ट्रोल की नींद टूट जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलता है और नोरा को हैरत से तकने लगता है, जैसे पूछ रहा हो कि ये हुडली बुडली डुडली कौन गा रहा है। ये देखकर तमाम साइंटिस्ट्स में अफरा तफरी मच जाती है। जब उन्हें एहसास होता है कि ट्रोल हिल रहा है तो वो भागते हुए अल्ट्रावायलेट लाइट्स ऑन करने की कोशिश करते हैं, मगर मैरियन बीच में आ जाती है। वो जिद करती है कि वो इस मखलूक को मरने नहीं देगी, क्योंकि उसे अपनी रिसर्च के लिए ये जिंदा चाहिए। अभी उनकी बहस चल ही रही होती है कि मैरियन के हाथ से गलती से कॉफी यूवी लाइट्स के स्विच पर गिर जाती है, जिससे पूरा सिस्टम जाम हो जाता है। योटन गुस्से में पागल हो जाता है और उन भारी भरकम जंजीरों को मूली की तरह तोड़ देता है। नोरा भागने की कोशिश करती है, मगर ट्रोल लिफ्ट को हवा में उछाल देता है। एंड्रियास ऐन मौके पर नोरा को खींचकर बचा लेता है और वहां मौजूद लोग अपनी जानें बचाकर भागने लगते हैं। योटन पूरी लैब में तबाही मचा देता है, सारी मशीनें तोड़ देता है और कई स्टाफ मेंबर्स को कुचलकर मार डालता है। इस अफरा तफरी में नोरा, एंड्रियास, सिग्रिड और मैरियन मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकलते हैं। पूरी फैसिलिटी को मट्टी में मिलाने के बाद योटन बाहर निकलता है और वापस पहाड़ों की तरफ चल देता है। बचने वाले लोग एक मिलिट्री बेस पहुंचते हैं, जहां नोरा की मुलाकात मेजर क्रिस से होती है, जो उसका पुराना दोस्त है। सोल्जर्स उन्हें नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर से मिलवाने ले जाते हैं। मीटिंग में नोरा बहस करती है कि ट्रोल्स जज्बात रखने वाली मखलूक हैं और उनसे अमन का कोई रास्ता निकालना चाहिए।
मगर मैरियन अपनी बात पर अड़ी रहती है कि ये सिर्फ खतरनाक जानवर हैं। पीएम मीटिंग में आता है और कहता है कि उसे हमेशा से डर था कि ये प्रोजेक्ट उल्टा पड़ेगा, और वही हुआ। मैरियन मजीद वक्त मांगती है, मगर पीएम साफ इनकार कर देता है। उसके लिए अपने लोगों की हिफाजत सबसे पहले है और वो यॉटन को हर हाल में खत्म करना चाहता है। नोरा काफी उदास होती है। पीएम उसे पुराना वाकया याद दिलाता है कि कैसे उसके भाई की जान गई थी जब नोरा ने मिलिट्री को गिरजाघर यानी चर्च की घंटियां बजाने का कहा था। मीटिंग के बाद नोरा के हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा होता है। आंड्रियास उसके पास आता है तो नोरा बताती है कि ये उस ट्रोल का हिस्सा है जो पिछली बार मारा गया था। वो अभी तक उस दुख और पछतावे यानी गिल्ट में है। आंड्रियास उसे हौसला देता है कि लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं ताकि लड़ाई जारी रख सकें। इस बात से नोरा को हौसला मिलता है। वो क्रिस के पास जाती है जो ट्रोल के शिकार की तैयारी कर रहा होता है। नोरा साथ जाने की जिद करती है, मगर क्रिस मना कर देता है कि वो एक सिविलियन है और वो उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। नोरा उसे याद दिलाती है कि उसके बाप की मौत भी पिछले मिशन में एक ट्रोल के हाथों हुई थी, इसलिए क्रिस का फर्ज बनता है कि वो उसे साथ ले जाए। क्रिस शर्मिंदा होकर मान जाता है। तभी मैरियन वहां आती है और क्रिस के साथ थोड़ा फ्लर्ट करती है, तो क्रिस उसे भी साथ ले जाने का फैसला करता है। क्रिस उन्हें 2 मखसूस हेलीकॉप्टर्स दिखाता है जिनमें इतनी ताकतवर यूवी लाइट्स हैं कि वो किसी भी ट्रोल को सेकंड्स में पत्थर बना सकती हैं। एक हेलीकॉप्टर क्रिस खुद उड़ाता है और दूसरा उसका करीबी दोस्त आमिर। जाने से पहले आंड्रियास अपनी बीवी सिगरेट को कॉल करता है, जो उसे अपनी हिफाजत करने और हीरो न बनने की हिदायत देती है। सीन अब एक क्लब का है जहां लोग म्यूजिक और डांस में मगन हैं। अचानक जमीन कांपने लगती है। लोग ऊपर देखते हैं तो उन्हें यॉटन का भयानक चेहरा नजर आता है। लोग भागने की बजाय पागलपन में अपने फोन्स निकालकर वीडियोस बनाने लगते हैं। यॉटन कोई देर नहीं लगाता और पूरी बिल्डिंग को मिट्टी का ढेर बना देता है और कई लोगों को मारकर खा जाता है। तभी मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंचते हैं और अपनी यूवी लाइट्स ऑन कर देते हैं। रोशनी पड़ते ही यॉटन जलने लगता है, मगर सबको हैरत तब होती है जब यॉटन हार मानने की बजाय मुकाबला करता है। वो एक बिजली का खंभा उखाड़ता है और पूरी कुव्वत से हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है। इस हमले में आमिर का हेलीकॉप्टर बुरी तरह तबाह हो जाता है। आमिर को एहसास हो जाता है कि अब बचना नामुमकिन है। वो क्रिस को आखिरी बार अलविदा कहता है और उसका हेलीकॉप्टर सीधा नीचे जा गिरता है। एक बड़ा धमाका होता है और सवार तमाम लोग मारे जाते हैं। क्रिस अपने दोस्त की मौत पर टूट जाता है। नोरा उसे समझाती है कि जज्बाती होकर कोई गलत कदम ना उठाए, क्योंकि इससे ट्रोल मजीद गुस्से में आ जाएगा। मगर सबको हैरत तब होती है जब यॉटन उन पर हमला करने के बजाय सिर्फ एक धाड़ मारता है और वहां से निकल जाता है। बाद में अथॉरिटीज लाशें उठाने पहुंचती हैं और क्रिस अपने दोस्त के लिए बिल्कुल निढाल हो जाता है। मैरियन अब मानती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि ट्रोल्स इतने बेरहम हो सकते हैं, मगर नोरा अपनी बात पर कायम है कि सब ऐसे नहीं होते। वो कहती है कि जो ट्रोल पिछली बार मारा गया था वो सिर्फ अपने घर जाना चाहता था। अगर आज ये ट्रोल्स इतने गुस्से में हैं तो इसकी वजह सिर्फ इंसान है। नोरा कहती है कि वो किसी ऐसे को जानती है जो इस ट्रोल से बात कर सकता है और उसके जहन में एक प्लान आता है। अगली सुबह नोरा, आंड्रियास, क्रिस और मैरियन को डोवर माउंटेन्स की एक गुफा में ले जाती है। पुरानी कहानियों के मुताबिक पुराने लोगों ने ट्रोल किंग को खत्म करने के लिए उसके बेटे को कैद करके एक गड्ढे में डाल दिया था ताकि बाप को फंसाया जा सके। मगर ट्रोल किंग उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकला और वो बच निकला, लेकिन अपने बेटे को कभी ढूंढ न सका। वहां पहुंचकर उन्हें उस गड्ढे में एक चिपचिपावा मादा मिलता है और पत्थरों पर क्रिश्चियन निशानियां नजर आती हैं, जो उन बेचारे ट्रोल्स को मजीद तकलीफ देने के लिए बनाई गई थी। सीन बदलता है और हम गुड ब्रेन वैली में एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जिसका कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। जमीन कांपने लगती है और वो बुजुर्ग खौफ से थर-थर कांपने लगता है जब वो यॉटन को अपनी तरफ आते देखता है। वो अजीम शान ट्रोल सीधा उसके घर के ऊपर से गुजरता है, घर को पूरी तरह कुचल देता है और आगे निकल जाता है। वहां गुफा में नोरा एक पत्थर पर ठक ठक करती है तो अंधेरे से एक ट्रोल निकलकर सामने आता है। ये वही ट्रोल किंग का बेटा है जो इतने सालों से यहाँ छुपा हुआ था। नोरा उसके साथ एक खास रिश्ता महसूस करती है। वो उसके चेहरे पर हाथ रखती है और एक गीत गुनगुनाती है। ट्रोल न सिर्फ उसकी बात समझता है बल्कि एक धाड़ के साथ जवाब भी देता है जो सबको हैरान कर देता है। नोरा उसे बताती है कि उसने उसका नाम ब्यूटीफुल रखा है और वो यहाँ उससे मदद मांगने आई है। बाद में बाहर बर्फ में नोरा हवा में एक फ्लेयर छोड़ती है ताकि यॉटन की तवज्जो खिंच सके।
योटन उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि अचानक ब्यूटीफुल बर्फ से निकलकर सामने आ जाता है ताकि नोरा की हिफाजत कर सके। योटन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और दोनों ट्रोल्स एक दूसरे पर गुस्से में धाड़ने लगते हैं। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर योटन कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो जमीन पर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि ब्यूटीफुल बर्फ के नीचे पानी में जा गिरता है। बेचारा छोटा ट्रोल बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर नोरा सिर्फ बेबस होकर देख सकती है। योटन अब टीम पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो लोग ऐन मौके पर हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाते हैं और उस नन्हे ब्यूटीफुल को वहां मरने के लिए छोड़ देते हैं। बेस वापस पहुंचकर नोरा ब्यूटीफुल के लिए बहुत रोती है। वो मैरियन को बताती है कि वो ट्रोल गुफा से बाहर कभी महफूज महसूस नहीं करता था। वो खुली जगह से डरता था, मगर सिर्फ नोरा के कहने पर बाहर आया। वो खुद को जिम्मेदार मानती है। मैरियन उसे हौसला देने की कोशिश करती है, हालांकि गलती नोरा की ही थी। नोरा के मैप को देखते हुए मैरियन को एहसास होता है कि ट्रोल जिस रास्ते पर जा रहा है वो असल में ट्रोनहाइम का पुराना रास्ता है। वो समझ जाते हैं कि योटन इधर उधर नहीं भटक रहा, बल्कि वो ट्रोनहाइम जा रहा है, जो पुराने जमाने में नॉर्वे का कैपिटल था और जहां किंग ओलाफ हुकूमत करता था। इसका मतलब है कि योटन बदला लेने जा रहा है। अगला सीन ट्रोनहाइम का है, जहां वो एक पुरानी कैथीड्रल जाते हैं और एक हिस्टोरियन एस्थर से मिलते हैं, जो नोरा के वालिद की दोस्त रही थी। एस्थर ने एक किताब लिखी थी कि किंग ओलाफ की लाशें कभी नहीं मिली, मगर लोगों का ख्याल था कि उन्हें कैथीड्रल की अंडरग्राउंड टनल्स में छुपाया गया है। नोरा उसे पूरा मामला बताती है तो एस्थर उन्हें टनल्स में ले जाती है। एस्थर खुद परेशान है कि चर्च ने इतने बड़े किंग को ऐसी सुनसान जगह पर क्यों छुपाया। ऐसा लगता है जैसे चर्च और ओलाफ के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। जब वो टनल्स में सुराख ढूंढ रहे होते हैं तो एंड्रियास अचानक किंग ओलफ की तस्वीर यानी म्यूरल को छूता है और पेंटिंग का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर जाता है। ग्रुप देखता है कि दीवार में 3 सुराख हैं, ठीक वही जगह जहां ओलफ को उसकी आखिरी लड़ाई में खंजर मारे गए थे। वो उन सुराखों में लोहे की सलाखें डालकर घुमाते हैं तो अचानक दीवार के पीछे एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। अंदर उन्हें ओलफ स्प्रिंग यानी एक चश्मा मिलता है, जहां एक भारी भरकम ताबूत छुपा हुआ है। बिना वक्त जाए किए वो ताबूत खोलते हैं और दंग रह जाते हैं। किंग ओलफ की लाश अभी तक बिल्कुल ठीक हालत में वहां मौजूद है। वहां उसकी चांदी की तलवार और ट्रोल लॉ का वो बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा भी मिल जाता है। एंड्रियास फौरन उसकी फोटो खींचकर सीग्रेट को भेजता है ताकि वो दोनों हिस्सों को जोड़कर मतलब समझ सकें। जब वो कानून पूरा होता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि ओलफ ट्रोल्स को खत्म नहीं करना चाहता था, बल्कि वो उन्हें सुकून से रहने के लिए जमीन का एक टुकड़ा देना चाहता था। मगर चर्च इस फैसले के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने ओलफ को कत्ल कर दिया और उसका नाम इस्तेमाल करके ट्रोल्स का कत्लेआम किया। नोरा को एहसास होता है कि योटन ओलफ से बदला लेने नहीं, बल्कि नॉर्वे के लोगों से बदला लेने आ रहा है। नोरा एक तजुर्बा करती है। वो एक खंजर को गिरजाघर के मुकद्दस पानी यानी होली वाटर में डुबोती है और उसे ट्रोल के पत्थर पर आजमाती है। खंजर मक्खन की तरह पत्थर को काट देता है। उन्हें समझ आ जाती है कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि इस पानी में है। नोरा और उसकी टीम शहर बचाने के लिए मिलिट्री और आम लोगों को इकट्ठा करती है। टैंक्स में होली वाटर भरते हैं और उनमें धमाके वाला सिस्टम यानी डेटोनेटर्स लगा देते हैं। नोरा एंड्रियास से कहती है कि वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी के पास वापस चला जाए क्योंकि ये मिशन खतरनाक है, मगर एंड्रियास मना कर देता है। वो मजाक में कहता है कि बाप बनने से ज्यादा खौफनाक कुछ नहीं है, इसलिए वो अपने मुल्क के लिए लड़ना चाहता है। रात होते ही योटन शहर में दाखिल होता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देता है। मिलिट्री उस पर फायरिंग शुरू करती है, जबकि एंड्रियास और एस्टर कैथेड्रल की भारी घंटियां बजाते हैं। घंटियों का शोर योटन को पागल कर देता है। वो गुस्से में एक पूरा दरख्त उखाड़कर कैथेड्रल की तरफ फेंक मारता है। लोग खौफ के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। क्रिस होली वाटर के धमाके करता है, मगर उनका ज्यादा असर नहीं होता। जब लगता है कि सब खत्म हो गया तो अचानक ब्यूटीफुल सामने आ जाता है। वो मरा नहीं था। दोनों ट्रोल्स के दरमियान एक अजीम लड़ाई शुरू हो जाती है। मैरियन नोरा को बताती है कि ट्रोल्स बाहर से सख्त मगर अंदर से नरम होते हैं और उनका दिल ही उनकी कमजोरी है। अगर वो किसी तरह होली वाटर का बैरल योटन के मुंह में डाल दें तो वो मारा जाएगा। ब्यूटीफुल योटन के मुंह पर मुक्के मारता है, मगर पुराना ट्रोल कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो ब्यूटीफुल को ब्रिज के साथ कुचल देता है और उसका सर झील में डुबोकर उसे मारने की कोशिश करता है। अब क्रिस और एंड्रियास हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं ताकि आखिरी बैरल योटन के मुंह में गिरा सके, मगर एक मसला हो जाता है। बैरल का डेटोनेटर गिर गया है। इसका मतलब है कि अब किसी को बैरल के साथ कूदना पड़ेगा और आखिरी सेकंड पर पिन खींचनी होगी। एंड्रियास अपनी जान कुर्बान करने का फैसला कर लेता है। वो सीग्रेट को वीडियो कॉल करता है, उसे अलविदा कहता है और कहता है कि मेरे बेटे को बताना कि उसका बाप सुपरमैन की तरह मरा।
सीग्रिड रोती रहती है, मगर एंड्रियास सॉरी कहकर कॉल काट देता है। जैसे ही योटन अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, एंड्रियास हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देता है। वो ट्रोल के मुंह में गिरने से ऐन पहले ग्रेनेड एक्टिवेट कर देता है। एक जोरदार धमाका होता है और योटन अंदर से फट जाता है। उसी वक्त ब्यूटीफुल्स दोबारा उठता है और योटन के दिल का बचा कुचा हिस्सा बाहर निकाल लेता है। ट्रॉन्डहाइम बच जाता है, मगर एंड्रियास की मौत नोरा को तोड़ कर रख देती है। कुछ महीने बाद एस्टर किंग ओलफ की असलियत बताने के लिए एक एग्जीबिशन लगाती है। नोरा अपने पुराने कैबिन में वापस आ गई है, जहां क्रिस, मैरियन और सीग्रिड अपने नए बच्चे के साथ उससे मिलने आते हैं। बाहर ब्यूटीफुल सुकून से घूम रहा है, अब उसे खुली जगह से डर नहीं लगता। फिल्म तब खत्म होती है जब ब्यूटीफुल नोरा को चेक करता है कि वो ठीक है और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। एंड्रियास ने एक सुपरमैन की तरह अपनी जान देकर यह साबित कर दिया कि बाप बनना वाकई दुनिया का सबसे मुश्किल और बहादुरी वाला काम है। अगर आपको एंड्रियास का कैरेक्टर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। मजीद ऐसी मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।